हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चल रही थी जिसमें अपन ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज कंप्लीट कर रहे थे, तो आज उसी का मैं आप लोग के लिए पार्ट 3 लेके आई हूँ। तो आज हम लोग जो है साइको सोशल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे आज की थ्योरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी। ओके, जो हमें दी थी किसने? एरिक एरिक्सन ने, जो क्या थे, फ्रॉइड के फॉलोवर थे। यानी पहले जो थे वो सिगमॉइड फ्रॉइड आए थे, उसके बाद में जो थे वो उनके फॉलोवर हमारे एरिक एरिक्सन आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी जिसके थ्रू हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, पर्सनालिटी दो टाइप की है, या तो हमारी पर्सनालिटी होती है पॉजिटिव या फिर हमारी पर्सनालिटी होती है नेगेटिव। ठीक है, तो इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए थे जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डेवलप होती है। तो इन स्टेजेस के थ्रू होते हुए जाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला था Erickson's theory describes the impact of social experience across the whole लाइफ स्पैन। यानी इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जितना भी सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर, या फिर हमारे जितने भी सोशल इंटरेक्शन चल रहे होते हैं हमारी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर, वो सारी चीजें जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब आप जितने भी लोगों से मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, चाहे आपके वो पेरेंट्स होंगे, चाहे वो आपके पीयर ग्रुप वाले होंगे, ठीक है, या फिर आपके सोसाइटी में जितने भी लोग आगे, उन जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे ना, तो उन सब के साथ में जो भी आपकी रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशनशिप है वो आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ और आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करने के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Each stage in Erikson theory built on the preceding stage and paves the way of following periods of the development. Each stage, Erikson believed people experiences a conflict that serve as a turning point in the development. यानी एरिक्सन ने ऐसे बोला था, इन्होंने एरिक्सन ने जो है वो टोटल 8 स्टेजेस दी है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो इन्होंने ऐसे बोला था कि जो एक स्टेज है वो अल्टीमेटली दूसरी स्टेज को लीड करती है। ठीक है, यानी अगर आप फर्स्ट स्टेज के अंदर पॉजिटिव हैं, अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेज में भी आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव तरीके से ही डेवलप होगी। और अगर आप स्टार्टिंग से ही नेगेटिव पर्सनालिटी के साथ में बड़े हो रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो लास्ट तक भी नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, फिर उन्होंने ऐसे बताया था कि हमारी जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, या फिर उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो होता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरीके के क्या होता है, सिचुएशंस होती है। ठीक है, वो सिचुएशंस जो आपकी लाइफ के अंदर आती है, आपकी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, एक टर्निंग पॉइंट के जैसे काम करती है। यानी उस पॉइंट के ऊपर या तो आप अपना बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, या फिर उस पॉइंट के ऊपर आप अपना बिहेवियर नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप अपना एटीट्यूड रखेंगे, बिहेवियर रखेंगे, उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो एरिक्सन का जो पॉइंट था वो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था, यानी आपकी सिचुएशन से रिलेटेड था कि आपकी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डेवलप होती है। यानी जैसी सिचुएशन के अंदर आप हैं और जिस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ईदर इनटू पॉजिटिव और ईदर इनटू नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ पीपल सक्सेसफुली डील विद द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, यानी जो भी सिचुएशन आ रही थी, अगर उसको जो इंडिविजुअल है उसने सक्सेसफुली डील किया है, तो उसके अंदर एक डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आ जाएगी। यानी उसकी जो कॉग्निटिव लेवल है किसी भी चीज को सोचने का या अंडरस्टैंड करने का, वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होगा। ठीक है, और अगर सी इफ they fail to deal with it effectively with these conflicts, they may not develop that essential skill need for the strong sense of self। ठीक है, और अगर उस सिचुएशन के अंदर, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसको हैंडल नहीं किया, प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं किया, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, तो जो भी असेंशियल स्किल है ना उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए, अगर उसको सही से हैंडल नहीं किया, तो वो
जो स्ट्रॉन्ग नीड है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, यानी उनकी वो जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है वो वीक रह जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने इसी से रिलेट करते हुए बोला है, इफ द स्टेज या फिर जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके लिए बोला है कि अगर उसको अच्छे से हैंडल किया उस पर्सन ने, तो उसमें एक सेंस ऑफ मास्टरी आएगी, यानी मैंने इस काम को अच्छे से किया है ये वाली फील आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी कभी क्या है, ईगो स्ट्रेंथ या फिर ईगो इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिमेंबर हमने सिग्मंड फ्रॉइड के इड ईगो और सुपर ईगो जो हमने पिछली हमारी लेसन्स के अंदर कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको सिग्मंड फ्रॉइड की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी है, जिसमें इड ईगो और सुपर ईगो मैंने एक्सप्लेन करा है। तो उसी से रिलेट करता हुआ यहाँ पे ईगो स्ट्रेंथ उन्होंने बताई है। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने, उन्होंने लिखा है, इफ द स्टेज इज मैनेज्ड पुअरली द पर्सन विल इमर्ज विद द सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। यानी इन्होंने दो पर्सनालिटीज बताई है। ठीक है, अगर आपने उस सिचुएशन को या फिर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अगर आपने पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया या फिर अच्छे तरीके से हैंडल किया है, तो आप में एक सेंस ऑफ मास्टरी आएगी, यानी आपको ये लगेगा कि ओके मैंने इस काम को बहुत अच्छे से किया है, यानी मेरे को इस चीज में मास्टरी हो गई है। ठीक है, और अगर आपने उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया है या फिर आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया है, तो आप में एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी आएगी। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाना किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो इसका फील आएगा आपको। अब चलते हैं कि उन्होंने कौन से 8 स्टेजेस दिए थे, तो मैं उनके नाम बताती हूँ। सबसे पहली स्टेज आती है जो कि इन्फेंसी के पीरियड में आती है, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आती है। नेक्स्ट आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड में, जिसमें ऑटोनॉमी या फिर शेम और डाउट आती है। थर्ड स्टेज है जिसके अंदर प्री स्कूल है, जिसमें हम लोग इनिशिएटिव या फिर वर्सेस गिल्टी की बात करते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी स्कूल एज की, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंफीरियोरिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एडोलेसेंट स्टेज के अंदर, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट आती है यंग अडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी और आइसोलेशन होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल अडल्टहुड, जिसमें जनरेटिविटी या फिर स्टैग्नेशन की बात होती है। और लास्ट आती है हमारी मैच्योरेशन, जिसके अंदर हमारा ईगो इंटीग्रिटी या फिर डिस्पेयर की बात होती है। ठीक है, ये सिंपल 8 स्टेजेस हैं, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इनको मैं आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर प्रॉपर डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगी। तो अभी यहाँ से आप सिर्फ उनके नाम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक और चार्ट में मैंने लगाया आप लोगों के लिए, ताकि इससे आपको एक प्रॉपर व्यू मिल सके कि हमारी 8 जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी एज ग्रुप में आती हैं। सी, ये जो है हमारी, ये तो हमारी सारी स्टेजेस हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्राइसिस और टास्क है, और ये हमारी एज ग्रुप है कि जो हमारी ये वाली फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी एज में आती है, या फिर हमारी जो सेकंड स्टेज है वो कौन से टाइम पीरियड तक चलती है, फिर कौन सी एज ग्रुप तक चलती है। और अगर ये टास्क और ये क्राइसिस जो है वो हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर कंप्लीट करे हैं या फिर हमने उसको बहुत अच्छे से हैंडल करा है, तो ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये डेवलप होती है उस इंडिविजुअल के अंदर। जैसे मान लो कि 0 से 18 मंथ्स, यानी मतलब 1.5 साल तक की एज तक जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो चल रही है। तो अगर उस टाइम पे उसके अंदर ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया उस इन्फेंट के अंदर, तो उसको एक होप वाली जो वैल्यू है वो डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और सेकंड स्टेज के अंदर जो उसका विल डेवलप होगा। थर्ड वाली स्टेज के अंदर उसको काम करने का पर्पस मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेज के अंदर उसको एक कॉम्पिटेंसी का लेवल बन जाएगा। ठीक है, ये सारी मैं अभी आपको फर्दर स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक बता रही हूँ वर्ड्स उनके। ठीक है, ये की वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एज जिसके अंदर हम लोग एडोलेसेंट एज में जो आती है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन वाली, इसमें फिडेलिटी डेवलप होती है अगर हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में चीजों को देख रहे होते हैं तो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारी आती है अडल्टहुड वाली, जिसमें इंटीमेसी और आइसोलेशन आता है, तो इसमें एक तरीके से लव डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल अडल्टहुड वाली, जिसके अंदर जनरेटिविटी या फिर स्टैग्नेशन आता है, तो इसके अंदर एक तरीके की केयर और डेवलपमेंट वाली बात चल रही होती है। और लास्ट आती है हमारी एल्डरली वाली, जिसमें इंटीग्रिटी और डिस्पेयर चल रही होती है, जिसमें आप अपना विजडम यूज कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ के अंदर ये देख रहे होते हैं कि जो मैंने किया है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। ठीक है,
आई होप आपको अभी तक में जो मैंने स्टेजेस बताई और जिनके की पॉइंट्स बताए वो समझ आ गए होंगे। तो अब हम लोग एक-एक करके सारी स्टेजेस देखते हैं। सी, ये हमारी पहली स्टेज है, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है ना, पहली स्टेज के अंदर ही हम लोग जो मेन कंसर्न होता है वो हमारा होता है ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी एज के अंदर हो रहा होता है, यानी 0 to 1 ईयर की एज में हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रस्ट डेवलप करने का काम होता है ना, वो उसके पेरेंट का होता है, यानी जो भी फर्स्ट केयर गिवर होता है या फिर फर्स्ट पेरेंट होता है उस बच्चे का, अगर वो अच्छे तरीके से उस बच्चे से डील कर रहा है तो उस बच्चे में एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होगी। यानी जब वो किसी स्ट्रेंजर से मिलेगा, है ना, तो उस स्ट्रेंजर के सामने वो डरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए सभी लोग स्ट्रेंजर होते हैं। इवन जो केयर गिवर होता है, जब वो भी पहली बार उसको देखता है तो उसके लिए वो केयर गिवर भी स्ट्रेंजर ही होता है। तो एक बार के लिए तो वो उससे भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो छोटा सा इन्फेंट, ठीक है। लेकिन जब वो केयर गिवर उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, यानी थोड़े थोड़े टाइम में जाके वो उसको देख रहा है, प्रॉपर अच्छे से उसका ध्यान रख रहा है, उसका प्रॉपर फीड करा रहा है ना, तो उस तरीके से क्या होता है ना, वो छोटा सा बच्चा जो वो उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है धीरे धीरे। और वो जो केयर गिवर है, अगर वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तो जब वो इन्फेंट किसी स्ट्रेंजर के पास जाता है या फिर किसी कम्युनिटी के अंदर जाता है, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ उसको नजर आते हैं, तो वो रोने और चीखने चिल्लाने नहीं लगता है, क्योंकि उसके केयर गिवर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया है, ठीक है। तो उसको उसके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करी है उसके केयर गिवर ने। और अगर उसी वहीं पे दूसरी साइड पे जहाँ पे मिसट्रस्ट डेवलप होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो केयर गिवर होता है ना, वो उतना अटेंटिव नहीं होता है, यानी इनअटेंटिव होता है, उस बच्चे के साथ में इमोशनली अटैच्ड नहीं होता है वो। तो उससे क्या होता है ना, उसका केयर गिवर जो है वो बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। तो इससे क्या होता है, उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। तो वो जब भी स्ट्रेंजर्स को देखता है या फिर जब वो केयर गिवर की गोदी से किसी और की गोदी में जाता है, तो उसमें भी वो बच्चा रोने लगता है। तो इसमें जो है वो केयर गिवर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर उसने ध्यान से नहीं रखा बच्चे को, तो उसका जो स्टार्टिंग का डेवलपमेंट होगा, यानी उसका जो ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, वो कभी नहीं हो पाएगी, वो ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है। इसमें एरिक्सन अपना कंक्लूजन देते हैं कि एरिक्सन बिलीव दैट सक्सेसफुल डेवलपमेंट वाज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू अपोजिंग साइड्स। व्हेन दिस हैपन, चिल्ड्रन एक्वायर होप, which Erikson described as an openness to experience tempered by some awareness that danger may be present। यानी इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चा जब ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप करता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो जब उसको तो अगर उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप हुआ है, तो उसमें एक बिलीव ऑफ होप, यानी एक होप वाली जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। यानी जब उसके पास अगर कोई भी डेंजर आता है, तो जिस इंसान के ऊपर उसने ट्रस्ट किया है, वो इंसान जो है वो उसको बचाने के लिए या फिर उसको सेव करने के लिए वहां पर होगा, या उसको इस चीज का होप होता है हमेशा, ठीक है। और ये तभी आता है जब वो केयर गिवर अच्छा हो और वो उसने उसको ट्रस्ट बिल्ड करवाया हो, ठीक है। आई होप आप उसको आपको पहला जो स्टेज है वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेज, जो कि तो होती है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की। ये जो स्टेज है ना, ये हमारी 1 to 3 ईयर के अंदर स्टार्ट होती है। इसका जो कीवर्ड होता है वो मेन होता है हमारा टॉयलेट ट्रेनिंग। यानी ये जो एज है, इसके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, यानी सूसू और पॉटी जाने की जो ट्रेनिंग होती है वो उनको सिखाई जाती है, ठीक है। यानी उनको जैसे इमेजिन करते हैं कि दो पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट 1 है और एक पेरेंट 2 है, ठीक है। इन्होंने इनके दोनों ही बच्चे जो है वो 1 to 3 ईयर की एज में, पेरेंट 1 का भी और पेरेंट 2 का भी, ठीक है। अब उन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला है कि अगर आपको सुसु या पॉटी आता है तो आप हमें बताओगे, ठीक है, और हम लोग आपको वॉशरूम में लेके जाएंगे और वहीं पे आपने टॉयलेट और पॉटी जाना है, ठीक है। उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। लेकिन अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका कॉग्निटिव लेवल उतना डेवलप हुआ नहीं है, उनका साइकोमोटर जो डोमेन है वो उतना अभी डेवलप हुआ नहीं है, तो उनके कोऑर्डिनेशन और जो मूवमेंट्स है वो उतने स्ट्रांग नहीं है उस टाइम पे। तो कई बार मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई बच्चा बोल ना पाए, ठीक है। तो अगर मान लो उस टाइम पे बच्चे ने जैसे रात का टाइम है या फिर बेड गीला कर दिया है, ठीक है, दोनों बच्चों ने कर दिया मान लो, या फिर है ना अपनी ड्रेस में मतलब बता नहीं पाए टाइम पे और ड्रेस में ही पॉटी कर दी, तो एक तो पेरेंट 1 होगा जो अपने बच्चे को बहुत ही कामली और सपोर्टिव तरीके से उसको बताएगा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, अभी अपनी एज छोटी है, हम लोग आगे इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है।
एक तो ये पेरेंट हुआ जिसने बहुत सपोर्टिव सी यहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव तरीके से उस बच्चे के अंदर इस एबिलिटी को डेवलप किया कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत हुआ है तो हम लोग आगे जाके उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होगा ना, बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वाली फील आएगी, थोड़ी सी ऑटोनॉमी वाली फील आएगी कि ठीक है, इस बार मैंने गलती करी है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा और अपने ऊपर अपना ध्यान रखूंगा, और अगर मुझे ऐसा कुछ भी होगा तो मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा पेरेंट्स को, ठीक है। इस तरीके से वो बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी की फील आएगी, ठीक है। और वहीं दूसरा पेरेंट है, अगर ऐसा कुछ उसका बच्चों ने किया तो उसने उसको बहुत तेज डांट दिया कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कोई मैनर्स नहीं होते, और ऐसे ऐसे करके काफी सारा उस बच्चे को डांट दिया। तो उसमें क्या होगा ना, उस बच्चे को शेम हो जाएगी खुद से कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, अच्छी बात नहीं है ये तो, ऐसे ऐसे करके, और उसको खुद के ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी उस बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट वाली चीज आएगी, यानी उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही कंट्रोलिंग है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा 1 साल की उम्र के अंदर ही एकदम एक्सपर्ट बच्चे की जैसे बिहेव करे, तो वो चीज मुश्किल है, ठीक है। अगर उस टाइम पे पेरेंट्स ने उसको डांटा, जिस टाइम पे उसका जो नेचर है वो मोल्ड हो रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है, अगर उसी टाइम पे उस बच्चे को डांट देंगे तो उस बच्चे के अंदर जो सेल्फ डाउट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये 2 तरीके की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जिसमें ऑटोनॉमी जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड में चल रहा है, और जो शेम वर्सेस डाउट है वो हमारा जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है ये हमारी थर्ड स्टेज है, ठीक है, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है, ठीक है। अब जैसे ये वाली जो स्टेज है ये कब आती है, 3 to 5 ईयर की एज में आती है, यानी जब बच्चा प्री स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है ना, इनिशिएटिव के अंदर कि बच्चे जो है ना वो धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ में रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टीम वर्क वो लोग सीखते हैं, नए नए टास्क वो लोग करना सीखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। जैसे मानो दो, इमेजिन करो वैसे ही 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है। अब इनको किसी पार्टी में जाना है, ठीक है। बच्चे ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके, मतलब बच्चे को बताया उन्होंने कि हमें कोई पार्टी में जाना है, तो बच्चे ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव करते हुए अपने लिए जो उसकी फेवरेट ड्रेस थी ना, एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स अपने ने निकाल लिए, दोनों बच्चों ने इसी तरीके से निकाल दिया, ठीक है। अब मान लो बच्चे को कोई पुराना सा कोई सॉफ्ट सा कोई अच्छी सी ड्रेस थी, उसको वो पसंद थी, लेकिन अब आपको पार्टी में जाना है तो वो ड्रेस जो है वो आपकी पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो एक तो पेरेंट 1 होगा जो उस बच्चे के उस इनिशिएटिव की तरफ उसको मतलब उसको कॉन्फिडेंट की तरह उसको कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि वेरी गुड बेटा, आपने निकाली ड्रेस है ना। फिर उसको प्यार से एक्सप्लेन करेगा कि आपका लिया हुआ इनिशिएटिव बहुत अच्छी बात है, आप खुद के लिए ड्रेस पसंद कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन है ना अपने को पार्टी में जाना है तो ये ड्रेस जो है ये वहां के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अपने को वहां पे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है या फिर अच्छा दिखना है ना। तो इस तरीके से अगर आप उस बच्चे को समझाओगे और उसको सपोर्ट करोगे कि आपने जो इनिशिएटिव लिया वो बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन आप उसको कंट्रोल्ड मैनर के अंदर उसके इनिशिएटिव को सपोर्ट करोगे। यानी उसने जो बोला कि भाई मेरे को तो ये पुरानी टी शर्ट पहनी है, आपने वो चीज नहीं मानी, लेकिन आपने उसके जो उसने डिसीजन लिया उसको सपोर्ट जरूर किया, लेकिन फिर आपने उसको प्यार से समझाया भी कि ये जो आपने डिसीजन लिया है ये वेरी गुड लिया है, लेकिन इसको सही तरीके से आपने मोल्ड कर दिया, एक तरीके से उसको बता के कि हमें उस पार्टी में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है, तो आप चाहे ये वाला शॉर्ट ले लो लेकिन टी शर्ट ये वाली ले लो, ऐसे करके आपने उसको थोड़ा सा समझा दिया। तो उसके अंदर क्या फीलिंग आएगी कि ठीक है, मतलब अपने अंदर उस बच्चे के अंदर एक तरीके से अपना डिसीजन लेने की जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, उससे वो बच्चा थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगा, यानी मैं मेरे डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, ये वाली फील उस बच्चे में आएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ मान लो दूसरे वाले बच्चे ने जो है वो खुद के लिए ड्रेस सेलेक्ट करी थी, उसके पेरेंट्स ने उसको इतना तेज वाला डांट दिया कि ये क्या ड्रेस तुमने सेलेक्ट करी है, ये कोई तरीके थोड़ी होते हैं, अपने को पार्टी में जाना है, पार्टी में ये 4 दिन पुरानी टी शर्ट पहन के जाओगे है ना, और ऐसे करके के शॉर्ट्स पहन के जाओगे, ये कोई तरीके नहीं है, ऐसे करके उन्होंने काफी तेज उसको डांट दिया। तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, उस बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी की फील आएगी, ठीक है। उस बच्चे को लगेगा कि मैं अभी भी डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर, उस बच्चे को गिल्टी वाली फील आएगी, उसको ये लगेगा कि मैं कभी भी जो है वो ऑटोनॉमी या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंस वाले लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है, उसको ऐसा फील आएगा।
तो आई होप आपको इनिशिएटिव और गिल्टी वाली जो दोनों स्टेजेस है वो समझ आ गई होगी। तो हमारा आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको अभी ये समझाई हुई एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस में से जो मैंने आज आपको 3 स्टेजेस समझाई है वो आपको समझ आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बस आप चैनल पे बने रहिए। इसके आगे की थ्योरी का पार्ट मैं आप लोग के लिए शाम को लेके आऊंगी, तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे चैनल के जब भी मैं नया लेसन अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि जो हमारा एनटीए है उन्होंने हमारे एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 15 जून तक बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक भी आपके फॉर्म नहीं भरे हैं या पेमेंट नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लीजिए, टाइम रहते ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत ज्यादा हसल हो जाएगी, ठीक है। नेट वीक हो जाएगा और काफी सारी चीजें रहेगी। तो बेटर है कि टाइम रहते रहते उस चीज को कंप्लीट कर लो, ठीक है। और बस बने रहिए चैनल के साथ में ताकि हम लोग हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।